हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी चल रही थी छोटी सी प्लेलिस्ट मर्न को लेकर, जिसके अंदर हम लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे थे। आज उसी को लेके हम छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे करंट वेब ऐप। इसके बीच अगर आपको पिछली वीडियो से कोई भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी ज्यादा समझ नहीं लगी, तो इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत ही बेसिक से इसको स्टार्ट किया है, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ग्राफ के साथ कैसे डेटा शो कराना है, सारे के सारे करंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइव डेटा अपडेट कैसे होता है, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अगर आप किसी भी डाउट को लेके किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं ना, वहां से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारी आखिर जो छोटी सी जो वेब ऐप रहेगी कैसी, क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे। ये इसकी कुछ लुक रहेगी। करंट ऑपरेशन पूरे के पूरे परफॉर्म किए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जहां से आपने कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, मतलब क्रिएट करना है, तो करंट ऑपरेशन देखो कैसे सीखेंगे। कोई भी वैल्यू आपने क्रिएट करनी है तो ये जाएगी डेटाबेस में वैल्यू, और जहां पे जैसे सबमिट करूंगी, जहां पे आप ग्राफ देखना और जहां पे देखना सबमिट किया, जहां पे और जहाँ पे एंट्री 6 हो गई, और जहाँ पे देखो लाइव डेटा अपडेट हो रहा है। ग्राफ कैसे ऐड करने वो भी देखेंगे। अब जहाँ पे क्रिएट हो गया, रीड करना है डेटा, मतलब जो भी वहां पे डेटा था वो यहाँ पे आना चाहिए, रीड करना है। तो रीड करना कैसे है, वहां से डेटा गेट करना है डेटाबेस में से, आपने अपने ब्राउजर पे शो कराना है। रीड टोटल कितनी एंट्रीज हैं डेटाबेस में। उसके बाद ग्राफ में डेटा हमने कैसे रीड करना है। उसके बाद टेबल के अंदर ये डेटा कैसे रीड करना है। बाय आईडी भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है अपडेट की। अपडेट जहाँ पे एडिट करना है, जहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी कंटेंट को आपने एडिट करना है, तो यहाँ पे देखो ऑटोफिल होकर फॉर्म आएगा। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है, जहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे सबमिट किया। अब यहाँ पे देखो ये वाला अपडेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जहाँ पे डेटा अपडेट किया है, जो पहले था मेरे पास नेम, बस वो वाला यहाँ पे अपडेट होना है। मैंने सिर्फ नाम अपडेट किया है, तो यहाँ पे ग्राफ का कोई काम नहीं है। जहाँ पे देखो नाम आ गया, ठीक है। नाम इधर भी अपडेट होगा, इधर भी अपडेट होगा, हर जगह अपडेट होना चाहिए, मतलब डेटाबेस में जाके अपडेट होगा। जो सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है, बैक एंड पूरे का पूरा इसमें ऐड किया है। जो भी यहाँ पे नेम आएगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये है इसका डेटाबेस, यहाँ पे देखो नाम अपडेट हो गया। सेम ऐसे ही अगर डिलीट करना है, जहाँ पे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखो ग्राफ की तरफ देखो, यहाँ पे एंट्रीज भी कम होती जाएंगी। फिर से मैं डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ग्राफ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिलीट करते जाएंगे ग्राफ यहाँ पे चेंज होता जाएगा। यही सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। मैंने यहाँ पे राउटिंग की हुई है, app.js है मेरे पास ये पेज, और बीट फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट राउटिंग की हुई है। राउटिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अलग से पेज ऐड करना है, नहीं भी राउटिंग करेंगे। आप डायरेक्ट भी कोड अपना लगा सकते हैं। अगर आप app.js में डायरेक्ट कोड लगाएंगे तब भी ये वर्क कर जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ एक अलग से मैंने कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया है डैशबोर्ड नाम का। सारा कोड वहां पे लिखूंगी, तो मैं उस वाले कंपोनेंट को इधर इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट करना है डैशबोर्ड को। कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर डैशबोर्ड है, इसको कॉपी करेंगे, जहां पे आके जस्ट पेस्ट कर दो, यहाँ पे इसके बीच करेंगे पेस्ट इधर। अब यहाँ पे मेरे पास हो गया डैशबोर्ड कंपोनेंट रेडी। इसके अंदर अब हम टेस्ट कर लेते हैं क्या जी वर्क कर भी रहा है। तो मैं यहाँ पे RFCE टाइप कर देती हूँ, एंटर करो। इधर कुछ भी टाइप करके देखो, तो यहाँ पे आ गया कंटेंट, बस सही है। अब इसके अंदर हम कोड लगाएंगे, ठीक है। यही कोड सेम आप app.js पेज पे लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जहाँ पे यूज कर रही हूँ डिफरेंट ही एक कंपोनेंट। तो सबसे पहले एक डिव लगा के इसको एक क्लास नेम ऐड करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आपको पूरे का पूरा करंट ऑपरेशन समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहला काम होगा, हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी, जिसकी वैल्यू हमने ऑन क्लिक के ऊपर डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड बना देते हैं, एक डैशबोर्ड कंटेनर, ताकि आप इसको डिजाइनिंग भी कर पाए। यहाँ पे आ जाओ, एक H1 में लगा देते हैं, हेडिंग लगाएंगे। इसका नाम भी रख दो क्लास नेम डैशबोर्ड हेडर। अब यहाँ पे एक डिव नया लगाओ, इसको एक क्लास नेम ऐड करो। इसका नाम रख दो टॉप कंटेनर। डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसी भी आपको सही लगे। टॉप कंटेनर हो गया। इसके बीच एक और क्लास नेम ऐड करेंगे, इसका नाम रख दो हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं इसका नाम फॉर्म कंटेंट रख देती हूँ। इसके अंदर फॉर्म आएगा, ठीक है।
तो अलग से ही फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब जहाँ पे फॉर्म टैग लगा दो। फॉर्म के बीच हमें चाहिए एक डिव। डिव को एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं। अगर आप डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, डायरेक्ट जहाँ पे इनपुट फील्ड वगैरह लगा के लेबल लगा के आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। फॉर्म इनपुट नाम दे दो इसको। एक डिव हो गया। अब यहाँ पे लेबल लगाओ। लेबल का नाम हम रख देते हैं। लेबल के ऊपर हम जस्ट नेम ऐड करेंगे बस। एक जहाँ पे HTML फॉर लगाएंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है। HTML फॉर इज इक्वल टू नेम। ये बिल्कुल आईडी की तरह काम करेगा, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे जो इनपुट फील्ड आएगी ना, इनपुट फील्ड, यहाँ पे आप इसकी टाइप मेंशन करो पहले। टेक्स्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे एक आईडी दो। आईडी का नेम रखो। ये वाला जो HTML फॉर है ना, ये आईडी जहाँ से गेट करेगा। तो जहाँ पे पता चलेगा अच्छा इसके अंदर जो मैंने वैल्यू ऐड किया है वो इस लेबल के रिलेटेड है, मतलब इसी का ये एक पार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ। एक इनपुट फील्ड आईडी होगी, एक जहाँ पे वैल्यू ऐड करो। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ पे मेरे पास होगी इनपुट फील्ड, ये देखो इनपुट फील्ड आ गई ना, इसमें टाइप कर सकते हैं, वो नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, नजर क्यों नहीं आनी, इधर मैंने ऐसा कोड ही लगाया हुआ है क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसको बोला है कि इनपुट फील्ड दे दो, जहाँ पे बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया इसमें, इसीलिए वो जहाँ पे ऐसे नजर आएगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे ये सामने आ जाएगा। चलिए, एक इनपुट फील्ड होगी। अब यहाँ पे एक वैल्यू लगाएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था ना, एक इसमें वैल्यू होती है। यही वैल्यू डेटाबेस में जाएगी। एक जहाँ पे ऑन चेंज लगेगा, हर एक इनपुट फील्ड पे लगाना होता है। ई पास कर दो एक पैरामीटर, इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो सेट नेम कर देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, जहाँ पे जो भी हम फिल करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर, ABC फिल किया, जो कुछ भी फिल किया वो गेट करके हम डेटाबेस में जाके स्टोर करेंगे। अब जहाँ पे जो सेट नेम है इसको आपने डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन हम बाद में करेंगे, जो आप साथ साथ में भी कर सकते हैं। जहाँ पे आना है कॉन्स्ट, यहाँ पे लगाओ नेम, सेट कर दो नेम को। यूज स्टेट यहाँ पे लगा दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि इसी के पीछे वैल्यू आनी है जो हमने इनपुट फील्ड के अंदर सेव करनी है। इसके अंदर आएगी, इसको उठा के हम डेटाबेस में भेज देंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगा दो ताकि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए। कॉपी कर लो इसको, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो। सिर्फ दो इनपुट फील्ड में यूज करूंगी, ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं जहाँ पे HTML फॉर, इधर हम रख देते हैं वैल्यू। एक नेम होगा, एक वैल्यू। और जहाँ पे आईडी लिखी है जहाँ पे वैल्यू लिखो। ये वैल्यू के नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे यूजर नेम लिख दो, ईमेल लिख दो, कुछ भी। मैं जहाँ पे नंबर्स में वैल्यू ऐड करूंगी क्योंकि हमने ग्राफ भी सीखना है, तो इसलिए मैंने जहाँ पे वैल्यू लिखा है ताकि हम यहाँ पे नंबर ऐड कर सके। और टाइप इसकी टेक्स्ट नहीं रखेंगे, ये भी जरूरी है ताकि इसमें कोई टेक्स्ट ना ऐड कर सके। जो वैल्यू है वो नंबर से में मुझे चाहिए, तो टाइप इसकी हमेशा ही टेक्स्ट नहीं रखेंगे, नंबर रखेंगे। टेक्स्ट वहां पे रखनी है जिधर आपको पता हो ABC वगैरह आपने ऐड करना है, लेकिन मुझे पता है जहाँ पे नंबर ऐड होने हैं तो यहाँ पे नंबर ही रखूंगी। यहाँ पे जब भी कोई बंदा इधर टेक्स्ट ऐड भी करेगा ना, ये देखो ऐड ही नहीं हो रहा, जैसे ही नंबर ऐड करेंगे नंबर ऐड होगा। इसी को हम यहाँ पे टाइप बोल देते, ठीक है। मैं ये जितना मर्जी कोशिश करूँ, ABC हम इसमें टाइप ही नहीं कर सकते, इसीलिए टाइप इसकी नंबर आ गई। और जहाँ पे वैल्यू भी हो गई, और ये वैल्यू होगी, जहाँ पे लिखो तो वैल्यू। सेट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट वैल्यू लिखो। सेम ऐसे ही यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर लो इसको। एक इसकी भी स्टेट क्रिएट करो वैल्यू की, सेट कर दो वैल्यू को, तो यहाँ पे इसके पीछे वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पे आ जाओ। दो इनपुट फील्ड हो गई, एक जहाँ पे बटन लगेगा, रिक्वायर्ड भी जहाँ पे ही लगाएंगे, एक इस डिव के बाद बटन लगा दो। अब जहाँ पे बटन के ऊपर ऑन क्लिक नहीं लगेगा, जहाँ पे टाइप लगेगी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म है। ऑन क्लिक कहाँ पे लगना है, टाइप सबमिट कहाँ पे लगनी है, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा ही टाइप सबमिट तब लगाते हैं जब हमने फॉर्म के साथ डेटा सबमिट करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सबमिट का एक कोड बना बनाया होता है। इसको पता चल जाएगा कि हाँ हमने सर्वर पे डेटा भेजना है, तो अगर हमने वहां पे टाइप सबमिट लगाई है तो यहाँ पे ऑन सबमिट लगेगा। ऑन सबमिट एक हैंडल बना लो, इस हैंडल का नाम कुछ भी रख दो, हैंडल सबमिट रख दो। इसके साथ डेटा हो जाएगा सबमिट, बस इतना काम। इसको जो फॉर्म है इसको भी एक क्लास नेम ऐड कर दो।
ताकि इसको भी बाद में हम डिजाइनिंग दे पाए। फॉर्म नाम दे दो। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक कोड रेडी, फ्रंट एंड हो गया रेडी, ठीक है। जस्ट ये फ्रंट एंड ही बना है। अब हमने जहाँ पे इसकी वर्किंग करनी है, तो जब भी कोई बंदा यहाँ पे सबमिट करेगा डेटा, तो डेटा जाएगा सर्वर पे। जहाँ पे आ जाओ, एक बार जहाँ पे चेक करो, हमने वैल्यू लगा दी, HTML फॉर वैल्यू, ID वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू नेम लिखा हुआ है, जहाँ पे वैल्यू लिखा, क्योंकि जहां पर अगर नाम ही हम लिखते जाएंगे ना, तो ये एक ही, दोनों के लिए दोनों सेम ही होंगे इनपुट फील्ड। इसलिए यहाँ पे इसका अलग से नाम वैल्यू रखो, जो हमने पहले यूज किया है। चलिए, अब यहाँ पे हैंडल सबमिट है, नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आके कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल सबमिट। डेटा सबमिट पहले करना आना चाहिए आपको, तभी आप आगे का कोड कर पाएंगे। फ्रंट एंड से भी डेटा सबमिट करते हैं, उसके बाद बैक एंड से भी। फ्रंट एंड पे आईपी API हम क्रिएट करते हैं, फिर उसी को हम बैक एंड में शो करते हैं। तो यहाँ पे ई भी लगा दो, ताकि बार बार डेटा सबमिट ना हो। और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, एग्जीक्यूशन को रोकता है जी। इफ सबसे पहले चेक करना है, जहाँ पे हम लगा देते हैं, एक हमें एक ID चाहिए। ID का नाम, जहाँ हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगा रहे हैं फिलहाल, एक्सियोस लगाओ, डॉट पुट एक्सेस डॉट पोस्ट। हमने डेटा सेव करना है, ठीक है। अब जहाँ पे मेरे पास पोस्ट आएगा, HTTP लोकल होस्ट 5000। अब ये सर्वर भी हमने क्रिएट करना है। API, इसका नाम दे दो कोई, डेटा नाम रख रही हूँ मैं इसका। इसके अंदर कुछ ऐड का होगा मेरे पास, ये कंप्लीट API मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। क्या क्या आपने सेव करना है, एक मैंने नेम सेव करना है, एक वैल्यू, बस इतना लिखना है, ठीक है। ये दोनों हमने सेव करनी है। जो वैल्यू होगी वो नंबर में जानी चाहिए, इसको बता दो, ये भी जरूरी है। ये सिर्फ तभी लगाएंगे जब हमने टाइप नंबर लिखी है, तो मैं इसको बोलूंगी कि नंबर में वैल्यू चाहिए, ठीक है। सिर्फ वैल्यू के लिए मैंने नंबर यूज किया है, इसके लिए मैं जहाँ पे ये कॉलन लगाए हैं, इसको पता चल जाएगा कि नंबर में वैल्यू जाएगी। जहाँ पे आ जाओ, डॉट देन लगाओ, इधर नहीं आना, जहाँ पे डॉट देन। डॉट देन मतलब अगर तो डेटा सबमिट हो गया, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फैच डेटा। ये मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, कुछ भी नाम हो सकता है। सेट कर दो नेम को ब्लैंक। जब डेटाबेस में वैल्यू चली जाए, तो यहाँ पे जो सेट नेम है और सेट वैल्यू है, दोनों को ब्लैंक कर दो। और ये फैच डेटा, इसको हम बाद में डिफाइन कर देंगे, जब इसको हम यहाँ पे शो कराएंगे। फिलहाल इसको हटाओ। ये क्या करेगा, जब भी हम डेटा सबमिट करेंगे, अगर हमारे पास एक डेटाबेस में डेटा चला गया, तो ये दोनों के दोनों इनपुट फील्ड खाली कर देगा, बस इतना काम। अगर डेटा नहीं गया, कैच लगा के एक एरर प्रिंट करा लो, कंसोल डॉट एरर, देयर वाज एन एरर एडिंग डेटा। ऐसी एरर प्रिंट कराओ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये वाली एरर आई है, ये इसी के रिलेटेड एरर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हैंडल सबमिट कंप्लीट। कैच एरर डॉट आएगा, डॉट कैच, ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। चलिए, हैंडल सबमिट कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे अलग से कर दिया करो, ताकि हमें पता चले, बाद में ढूंढने से हमें आसानी से मिल जाए। अब बारी आती है इस API की। आपने आने सर्वर पे, तो सर्वर का कोड हम जहाँ पे लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले सर्वर का आपने एक कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप यही होता है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक एक्सप्रेस का, रिक्वायर लगाएंगे। ये हमारे मॉड्यूल्स है जो ज्यादातर यूज होते हैं। मोंगूस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, तो मोंगूस लिखो। यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, कोर्स भी लगाओ। कोर्स के साथ मिसमैच होगा अगर पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे ये हैंडल कर लेगा।
रिक्वायर। अब जहाँ पे मैं यूज करूंगी डॉट env, डॉट कॉन्फ़िगर। ये हम एक अलग से ही डॉट env फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमने जो अपना पोर्ट नंबर वगैरह लिखना है, या हमारी स्ट्रिंग होगी ना मोंगोडीबी की, वो अलग से ही हम एक फाइल में क्रिएट करेंगे। तो वो भी आपको एक्सेस करना आना चाहिए कि कैसे इसको यूज करते हैं। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करो। हम एक रूट भी क्रिएट करेंगे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से अभी नाम दे रही हूँ इसका, डेटा रूट्स नाम दे दो। जे वाला एक वेरिएबल है, डेटा रूट्स। जहाँ पे हम इसको रिक्वायर करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे अपने रूट को। तो एक रूट भी क्रिएट किया जाता है, उसका आप रूट्स वाला फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक डेटा नाम का हम क्रिएट कर देते हैं, रूट्स का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा वाला एक पेज होगा। तो अभी हम यहाँ पे मैं क्रिएट किया हुआ है, मैंने दिखा देती हूँ, आप क्रिएट कर लो। रूट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर मैंने डेटा डॉट जेएस नाम से एक पेज क्रिएट किया है। तो यही हम इस यहाँ पे मेन कोड यही आएगा सारे का सारा। आपने ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना, सारा कोड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको आपने ऐड करना है सर्वर पे। ये जरूरी है, नहीं तो वो कोड वर्क नहीं करेगा। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को उठा के इसके अंदर रख दो, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये हमारी मिडल वेयर्स है जो जरूरी होती है लगानी। कोर्स, जो हमने ऐप डॉट यूज एपीआई क्रिएट की है ना, अब यहाँ पे हम एपीआई क्रिएट करेंगे। एपीआई, एक एपीआई होगी कौन सी, डेटा नाम की। और जे वाला जो है इसको कॉपी करो। ऐसे हम एपीआई ऐड करते हैं सर्वर पे। अब चलते हैं हम अपने फ्रंट एंड पे, इन सबको बंद कर दो। यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो। इधर मैंने एक एपीआई क्रिएट की थी, उसके अंदर डेटा ऐड, ये वाली एपीआई होगी, ठीक है। तो पहले मैं जहाँ पे सर्वर पे आ जाती हूँ, एक एपीआई है, उसके अंदर डेटा है, ठीक है। डेटा वाली कोई ना कोई होगी। अब इसके अंदर जो भी हम जाके लिखेंगे वो अपने आप वर्किंग में आ जाएगा। इसके अंदर जाके हम ऐड की एक एपीआई क्रिएट कर देंगे। अब जहाँ पे ये तो हो गया, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक पोर्ट नंबर, PORT पोर्ट, प्रोसेस डॉट env डॉट PORT पोर्ट नंबर। अब जहाँ पे हम लिख देंगे 5,000। आपने एक env फाइल क्रिएट करनी है, डॉट env। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर होती है, छोटा बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे मर्जी हो। तो यहाँ पे दो आपके पास है मेन, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, दो आपने यहाँ पर वेरिएबल लिखने हैं। इनका नाम कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर हम पोर्ट लिखते हैं। एक मोंगो URI। यहाँ पे पोर्ट नंबर आपका आएगा 5,000। अगर पूरे प्रोजेक्ट में अगर आपने 5,000 लिखा है ना, जिधर जिधर पोर्ट नंबर यूज होगा वहां वहां 5,000 ही आएगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोंगो URI यहाँ पे आपने कॉपी कर लेनी अपनी स्ट्रिंग। यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी स्ट्रिंग, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसके बाद आपने डेटाबेस का नाम रखना है। डेटाबेस का नाम लैपटॉप रख देते हैं, मेरे पास बहुत डेटाबेसेस हैं तो यहाँ पे नाम याद नहीं आता। लैपटॉप नाम रख देते हैं इसका। और जहाँ पे आ जाना है प्रोसेस डॉट env, ऐसे env के कोड को हम यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक और, मोंगो, जो उधर हमारे पास दूसरा वेरिएबल है मोंगो URI। प्रोसेस करना है डॉट env। जैसे हमने पोर्ट नंबर एक्सेस किया है, ऐसे ही हम मोंगो URI एक्सेस करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। जहाँ पे जे वाला वेरिएबल नहीं लिखना, जे वाला जो वेरिएबल है वहां से आएगा जो आपने env फाइल में रखा हुआ है। मैंने दोनों सेम यूज किया इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। जे वाला आप और नाम रख सकते हैं, लेकिन हम सेम ही यूज करेंगे। जहाँ पे मोंगूस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, मोंगूस डॉट कनेक्ट कर दो, किसके साथ, मोंगो URI। तो इसको कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे लगाओ मोंगो URI के साथ। यहाँ पे हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, एक होता है यूज URL, यूज न्यू URL पार्सर ट्रू। एक होता है टोपोलॉजी, यूनिफाइड टोपोलॉजी। तो ये कनेक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई स्ट्रिंग लगानी है कि कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं, तो वो भी लगा सकते हैं। जहाँ पे लगा दो, इन ब्रैकेट के बाद आना है डॉट देन, अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया, यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग में जाके मोंगोडीबी कनेक्टेड। अगर कनेक्शन नहीं बना, यहाँ पे लगाओ डॉट कैच,
एरर। अभी जहाँ पे हमने इसको ऐप डॉट लिसन लगाना है, लिसन, ताकि पता चले हमारा सर्वर चल भी रहा है कि नहीं, तो मैं इसको बोलूंगी कंसोल डॉट लॉग में जाके आपका सर्वर जहाँ पे चल रहा है, सर्वर रनिंग, कुछ भी लिख लो ऐसे ही। तो अभी यहाँ पे चेक करो, सारे का सारा जहाँ पे बंद कर देते हैं। तो मेरे पास ये चल रहा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये मेरे पास नया एक मैंने टर्मिनल ओपन किया है, इधर मेरे पास फ्रंट एंड चल रहा है। नोड मॉन लगा के सर्वर को स्टार्ट कर लो, एंटर करो। तो यहाँ पे सर्वर रनिंग आ रहा है, मोंगो डीबी भी कनेक्टेड है, पूरा कोड हमारा सही है, ठीक है। चलिए, इतना काम तो हो गया। अभी बारी आती है जहाँ पे सबसे पहले आपने एक मॉडल क्रिएट करना है। तो पहला स्टेप यही होता है बैकएंड के साथ। यहाँ पे मैंने मॉडल से वाला एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर डेटा डॉट जीएस का मॉडल नाम दिया है। जैसे हम मॉडल क्रिएट करते हैं पहले से ही, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, mongoose रिक्वायर। अब ये मॉडल आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है मॉडल कैसा बनेगा। कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक नाम देना है इसको, मैं इसका नाम डेटा रखूंगी। डेटा स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। इसके अंदर वो वैल्यू रखनी है जो आपके फॉर्म में है। अगर आपके फॉर्म में यूजर नेम ईमेल पासवर्ड है तो आपने 3 इनपुट, यहाँ पे 3 फील्ड लगानी है। अगर आपके पास सिर्फ 2 फील्ड है, एक मेरे पास नेम है, एक वैल्यू, तो सिर्फ और सिर्फ मैं 2 फील्ड लगाऊंगी। एक तो इसकी टाइप रहेगी, टाइप इसकी स्ट्रिंग रखेंगे। रिक्वायर्ड इसको लगा देंगे कि हाँ ये रिक्वायर्ड है, इसको फिल करना जरूरी है, तो ट्रू लगा दो। एक यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, इसकी जो टाइप थी वो नंबर रहेगी। इसको आपने ज्यादा से नंबर ही लिखना है, नहीं तो आपके पास डेटा जाएगा नहीं डेटाबेस में, क्योंकि फ्रंट एंड में हमने नंबर यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लो, mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे मॉडल आएगा, ठीक है। आपके मॉडल का नाम, मेरे मॉडल का नाम डेटा है, यहाँ पे ये वाला वेरिएबल, इसका मतलब है अब पूरे मॉडल को मैं यहाँ पे डेटा नाम के साथ यूज कर सकती हूँ। बस इसको बंद कर दो, इसका इतना ही काम है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे रूट के ऊपर। अब रूट वाला जो फोल्डर है ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से सुन लो। ये जो बैकएंड होता है ना, ये एमबीसी के साथ काम करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर जिसको बोलते हैं। पहले मॉडल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद व्यू जैसे फ्रंट एंड हमारा होता है, उसके बाद कंट्रोलर। अभी जो हम क्रिएट करेंगे रूट्स जिसको बोलते हैं, इसी के अंदर कंट्रोलर आते हैं। तो मैंने रूट्स वाला एक फोल्डर क्रिएट किया है, इसके अंदर डेटा डॉट जीएस है पेज का नाम। इसके अंदर जो मेन कोड, जो कोड लिखेंगे वो मेन होगा, इसी ने सारा काम करना है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस नाम का, रिक्वायर एक्सप्रेस। जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक चीज आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर, सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेस डॉट राउटर बड़ा बनाया होता है, उसको अपने वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर लो, ठीक है। अब मैं राउटर को ही यूज करूंगी। कॉन्स्ट जो मॉडल आपने क्रिएट किया है, मॉडल को हमेशा कंट्रोलर के बीच ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करना मतलब जहाँ पे यूज करना है मैंने, मैं इसको बोलूंगी मेरे पास मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर ये वाला डेटा नाम का एक मॉडल है, उसकी जो डी है कैपिटल है, ठीक है। इसको अपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, कुछ भी नाम दे दो, मैं जहाँ पे डेटा ही नाम रखूंगी, ठीक है। यहाँ पे मॉडल के साथ हमेशा 2 डॉट डॉट लगते हैं, ठीक है। राउटर डॉट, सबसे पहला काम है हमने डेटा को डेटाबेस में जाके सेव करना, तो यहाँ पे पोस्ट लगेगा। तो हम यहाँ पे करंट ऑपरेशन को यूज करेंगे, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये हम क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पोस्ट क्वेरी यूज करते हैं। यहाँ पे आएगा ऐड, ये ऐड हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। हम चलते हैं, इन सबको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। यहाँ पे आ जाओ, इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक जहाँ पे एपीआई है उसके अंदर कुछ डेटा होगा, उसके अंदर ऐड है, इसको समझो। एपीआई है मतलब यहाँ पे एक फोल्डर होगा, इसको हम एपीआई बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने आप हमने अगर एपीआई लगा दिया ना, ये एक एपीआई क्रिएट होगी। इसको, इसके लिए एपीआई रूट्स रूट्स वाला फोल्डर होता है, ना कि मॉडल्स वाला। ये इसका ही अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए एपीआई का मतलब रूट्स वाला एक फोल्डर होगा, उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है ना, डेटा डॉट जीएस ये पेज होगा, उसके अंदर ऐड का कोई कोड होगा जो अभी हम क्रिएट करेंगे।
बस वो वर्किंग में आ जाएगा। तो ऐड के अंदर आपने लगाना है कि हमने डेटा सेव करना है, तो असिंक लगेगा, क्योंकि हमारी मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक। अब यहाँ पे क्या क्या आपने ऐड करना है, एक मैंने नेम, एक वैल्यू, जो जो आपने ऐड करना वो वैल्यू आपने लिखनी है। एक मैंने नेम ऐड करना है, एक वैल्यू ऐड करनी है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमेशा साथ में लगाते हैं इसके। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक नया, न्यू डेटा नाम दे दो इसको, कुछ भी नाम हो सकता है, अपना मॉडल यूज करो। न्यू डेटा, कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना हो, कुछ भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आपने डेटाबेस में जाके सेव करना है, पूरा यही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी फॉर्म हो उसकी वैल्यू आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी नेम वैल्यू। अब जे वाला जो नेम वैल्यू पता कहाँ से आएगा, जे वाला नहीं है, जो हमने जहाँ पे लिखा है जे वैल्यू आएगी आपके मॉडल से। मॉडल के अंदर वैल्यू देखो हमने क्या लगाई हुई है, मिसमैच नहीं करनी चाहिए। एक मैंने नेम लिखा है, एक वैल्यू, बस इसी को आपने यूज करना है, ठीक है। मैंने इसको बोला मेरे पास ये वाला मॉडल है, उसके अंदर नेम वैल्यू है, इसी को हम सेव करेंगे। मॉडल आपको दिखेगा जहाँ पे ये डेटाबेसेस है, इसके अंदर सारे के सारे मॉडल्स होते हैं, जिसके अंदर जाके डेटा सेव होना है। ऐसे समझिए कि अगर हम मॉडल नहीं बनाएंगे ना, हमें डेटा नजर ही नहीं आना, कहीं सेव ही नहीं होगा। हमें डेटा दिखाने के लिए मॉडल क्रिएट किया जाता है, ताकि हम डेटा अपनी आंखों से देख सके कि हाँ सच में डेटा सेव हो चुका है। वरना ये हवा में ऐसे भी सेव हो जाता है, लेकिन हमें नजर भी नहीं आएगा कहीं। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं मॉडल के साथ। यहाँ पे ट्राई कैच लगेगा, असिंक लगाया है, साथ में लगाओ ट्राई कैच। कॉन्स्ट एक नया आपने नाम देना है इसको, इसका नाम मैं रख देती हूँ सेव डेटा। अवेट लगेगा, न्यू डेटा डॉट सेव। मैंने क्या किया, जो मेरे पास न्यू डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सेव करेंगे। जे कमांड के बिना आपको डेटा यहाँ पे नजर ही नहीं आना। अगर आप जे कमांड नहीं लगाते ना, डेटा सेव हो जाएगा, इसके बिना भी आपका कोड चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डॉट सेव नहीं लगाते, डेटा सेव हो जाएगा, क्वेरी चल पड़ेगी, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। जहाँ पे नजर नहीं आएगा, डेटा सेव हो जाएगा सर्वर पे जाके, हमें दिखेगा ही नहीं। जब तक आप देखेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे डेटा सेव होगा ही नहीं। हो सकता है जी इंटरव्यू में भी पूछे, अगर डॉट सेव नहीं लगाते क्या हमारा कोड चल पड़ेगा, तो आपने बोलना है हाँ चल पड़ेगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कहीं भी। तो जिस जाके सर्वर पे सेव होगा, लेकिन मुझे जहां पर चाहिए, मैं चाहती हूँ मुझे सामने से यहाँ पे नजर आए कि हाँ डेटा सेव हो गया, उसके लिए यहाँ पे डॉट सेव लगाऊंगी। और यहाँ पे अगर डेटा सेव हो गया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 लगा देते हैं, डॉट जेसन। ये कोड आपको पता होनी चाहिए, 201 मतलब सब कुछ ओके चला रहा है, सक्सेस हो गया, डेटाबेस सेव हो गया है, डेटाबेस में जाके डेटा तो सक्सेस हो गया। सेव डेटा, हाँ सेव डेटा यहाँ पे हो, जो भी मेरे पास यहाँ पे इसके पीछे डेटा था वो जहाँ पे चला गया है, पूरे का पूरा सेव हो गया मेरे मोंगो डीबी में जाके। तो मुझे जहाँ पे जो स्टेटस मिल जाए हाँ सब कुछ ओके है, कि आपकी क्वेरी चल पड़ी है, ठीक है, ये क्रिएट कर देगा। इसका कहने का मतलब है मेन, अगर ये सब कुछ क्रिएट हो गया, सब कुछ यहाँ पे ओके चल रहा है, तो यहाँ पे वे ये क्रिएट करेगा, इधर आके सब कुछ मॉडल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके अंदर जाके सेव डेटा सेव कर देगा बस। ये कोड तभी चलेगा, जे वाला स्टेटस तभी चलेगा, वर्क करेगा, अगर ये कोड सारा ओके होगा। चलिए ये भी हो गया। और अगर नहीं हुआ, जहाँ पे कोई एरर आ गई, एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जहाँ पे आएगा 400। आपको पता ही होगा, जब हमारे पास कोई ना कोई डेटा नहीं मिलता, कोई पेज नहीं मिलता, कोई डेटा नहीं मिलता, तो अगर हमारे पास कोई गलती हो या हमारा कोड वर्क नहीं करेगा, आपको 400 वाला पेज दिखेगा कि जहाँ पे डेटा सेव ही नहीं हुआ। सेव कर दो इसको, बस इसका काम खत्म। इसको एक्सपोर्ट कर लो मॉड्यूल को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, किसको करना है, राउटर को। सेव करो, एक बार इसको टेस्ट करो पहले। बटन भी लगाया हमने, बटन के ऊपर आई थिंक लिखा नहीं कुछ, यहाँ पे लगाओ सबमिट। यहाँ पे कुछ भी फिल करके देखो, यहाँ पे वैल्यू आएगी कुछ भी। सबमिट किया डेटा, अब यहाँ पे देखो ब्लैंक नहीं हुआ, जब तक ये ब्लैंक नहीं होगी वैल्यू, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा डेटा सेव हुआ कि नहीं।
इसका मतलब है जब वो ये ब्लैंक हो जाएगी हमें ऐसे ही पता चल जाएगा हाँ डेटा चला गया है। लेकिन जहाँ पे एरर है एक्सेस नॉट डिफाइंड, फ्रंट एंड में मैंने जहाँ पे एक्सेस लगाया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। एक्सेस को इंपोर्ट करो, सबमिट करो एक बार फिर से, तो यहाँ पे ब्लैंक होगी वैल्यू। इधर देखो कोई एरर भी नहीं आई। अब यहाँ पे आ जाओ, हमने क्या नाम रखा था लैपटॉप, इसको रिफ्रेश करो, अपने डेटाबेस ढूंढो कहाँ पे है। ये रहा लैपटॉप अभी क्रिएट हुआ है, इसको ओपन करो, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे देखो जो अभी मैंने डेटा ऐड किया तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्रिएट वाला हो गया कंप्लीट। अगर आपकी वैल्यू डेटाबेस में चली गई है इसका मतलब डेटा क्रिएट हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड बैक एंड आई होप जहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गई है। मॉडल क्या होता है, ये वाला मॉडल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। आईडी है, नेम है, वैल्यू है। आईडी बाय डिफॉल्ट होती है, ये हर एक डेटाबेस में होती है, कोई भी दुनिया का डेटाबेस हो, बेशक बेशक एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, कोई भी आप ऐसा डेटाबेस यूज करते हैं आईडी हमेशा एक साथ में बनी रहती है। इसी आईडी के साथ हम बहुत सारे डेटास के साथ काम कर सकते हैं। एक जहाँ पे आपके मॉडल की वैल्यूज आएगी, नेम वैल्यू जो आप मॉडल क्रिएट करेंगे। जहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इसको फिलहाल हम भूल जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी चलिए यहाँ पे एक स्टेप खत्म, अब बारी आती है हमने रीड करना है। अब जहाँ पे डेटा ऐड तो हो गया, अब मैं चाहती हूँ इसको मैं अपने ब्राउजर पे शो कराना चाहती हूँ। डेटाबेस में वैल्यू चलेगी कि अब मैंने उसको यूजर को दिखाना है कि मेरे ब्राउजर पे ये वाला डेटा है, ठीक है, ब्राउजर पे शो कराना है। अब देखो यहाँ पे रीड करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, आप बैकएंड से डेटा रीड करना चाहते हैं उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि सारे का सारा डेटा फैच करना है, सारे का सारा डेटा उठा के शो कराना है, वो कैसे करेंगे। बाय आईडी हम जहाँ पे कैटेगराइज करेंगे इन सबको, तो हम जहाँ पे ग्राफ इसीलिए मैंने ऐड की है ताकि आपको आईडी के साथ भी डेटा गेट करना आ जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि पूरे का पूरा डेटा मुझे चाहिए। ऑल डेटा का मतलब है जहां पर एक मॉडल के अंदर जितना मर्जी डेटा हो वो पूरे का पूरा चाहिए। हो सकता है नहीं आपने सिर्फ नाम ही यूज करना है, आपने सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। जो इसको हम बोलते हैं कि आपने वाई आईडी के साथ करना है। तो आप चाहते हैं कि हमने पूरा डेटा फैच नहीं करना, मैं कुछ डेटा चाहती हूँ कि कुछ ही डेटा, हाफ डेटा मुझे चाहिए, हाफ ना नजर आए, तो वो आईडी के साथ काम होता है। लेकिन फिलहाल हम सीखेंगे पूरे का पूरा डेटा उठाना है, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी राउटर डॉट गेट। अब जहाँ पे डेटा उठाना है, रीड करने को हम गेट करना बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ गेट जहाँ पे लगाऊंगी, पूरा डेटा आपको चाहिए आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक ऐसे बैक स्लैश ऐड कर दो। इसको पता चल जाएगा अच्छा यूजर को पूरे का पूरा डेटा चाहिए, इसका नाम ऐसे ही है। ये वाला जैसे ऐड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन बताई है कि ऐड वाला कुछ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जितना डेटा है पूरा दे दो, ठीक है। असिंक, असिंक तो लगेगा ही साथ में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। ट्राई कैच, जब भी डेटा गेट करना हो बाकी कोड मोस्टली सेम होता है, बस यहाँ पे हमने रूट इसका चेंज करना होता है, ठीक है। बाय आईडी लगाना है, बाय कैटेगरी, कुछ भी। तो यहाँ पर जो कोड हम लगाएंगे ये मोस्टली सेम ही होता है। कॉन्स्ट डेटा एक नाम दे दो इसको कोई भी, अवेट लगाएंगे आपके मॉडल का नाम। जब भी डेटा गेट करना हो पहला स्टेप होता है कि फाइंड करो क्या सच में हमारे पास डेटाबेस में कोई वैल्यू है भी है या नहीं। हो सकता है ये खाली हो बिल्कुल, तो वो चेक करेगा, पहले जाके फाइंड करेगा मॉडल के अंदर, ये मेरा मॉडल है उसके अंदर जाके पहले फाइंड करेगा उसमें कोई वैल्यू है क्या, उसमें कोई एंट्री हुई भी है डेटा की। अगर यहाँ पे लगाओ एंट्री हुई है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन जो भी डेटा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, इसके अंदर डेटा आ जाएगा ना, जो भी फाइंड करेगा वो उठा के डेटा जहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। नहीं तो एरर तो है ही। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर दो सेव। अभी ये डेटा नजर ही नहीं आएगा क्योंकि हमने फ्रंट एंड नहीं लगाया, बैक एंड तो लगा दिया। इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे डेटा अभी नजर नहीं आया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे शो हो, तो हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। चलिए डैशबोर्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे आने सबसे पहले आपने एक स्टेट क्रिएट करनी है, हमने डेटा प्रिंट करना है अपने ब्राउजर पे, तो एक यहाँ पे नाम लिखो डेटा, सेट कर दो डेटा को, क्योंकि वहां से जो डेटा आएगा इसी के अंदर हम सेव करने वाले हैं। यूज स्टेट यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे रखेंगे एरे, ये जरूरी है।
क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही मॉडल है, ऐसे ही पता नहीं 100 200 कितनी एंट्रीज हैं। उनको हम एरे के बीच सेव करेंगे, क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है मल्टीपल डेटा को एक सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। जे नाम है, जे एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मॉडल के अंदर बहुत सारा डेटा है। तो यहाँ पे हमें एरे यूज करना पड़ेगा। डेटा हो गया, नेम भी हमने लगा दिया, वैल्यू कॉन्स्ट एक यूज करना है, इसका नाम मैं रखूंगी एडिटिंग आईडी। फिलहाल इसको आप भूल जाना। सेट कर देते हैं एडिटिंग आईडी को। अब इसका हमें कोई भी मतलब नहीं है, फिलहाल हमने इसको लगा के छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कोई यूज इफेक्ट क्रिएट करो। मैंने हर वीडियो में ये बताया है, जितने भी मैंने फेच वाली वीडियोस बनाई है कि हमने डेटा फेच करना है, इसको हम यूज इफेक्ट के साथ लगाते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फेच डेटा नाम की एक फंक्शन को, और इसकी एक डिपेंडेंसी होती है। जब भी आपने डेटाबेस में से वैल्यू फेच करनी हो, आप वहां पे ऐसे ही कोड लगा सकते हैं, जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमने ऐसे नहीं लगाना, आप डायरेक्ट यहाँ पे यूजर इफेक्ट लगा के इसके बीच भी कोड लिख सकते हैं। अब देखो, दूसरा था जो हम ही अभी यूज करने वाले हैं तरीका, वो क्या है। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेंगे, ये वाला, फेच डेटा। फेच डेटा एक्सेस यूज करेंगे, डॉट गेट करना है तो गेट लगाएंगे। डेटा आएगा कहाँ से, HTTP लोकल होस्ट 5000 पे सर्वर है, उसके अंदर एक एपीआई होगी। एपीआई कौन सी होगी, डेटा। डेटा मतलब मेरे पेज का नाम। अब जहाँ पे हम इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे कि हम जहाँ पे एपीआई डेटा के अंदर कौन सी कुछ ABC होगा, BCD कुछ भी होगा, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बस पेज का नाम लिखो। इसका मतलब है पूरे का पूरा डेटा, बस। डॉट देन अगर डेटा मिल गया तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम उसका जो डेटा आएगा सेट कर देते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। रिस्पॉन्स में उन्होंने हमें डेटा भेजना है, उसको अपने वेरिएबल के अंदर सेट कर दो, सेट डेटा इसके अंदर। क्योंकि हमें डायरेक्ट इनका जो डेटा आएगा डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं करा सकते, उसको अपने ब्राउजर पे शो कराने के लिए आपको अपना एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है। वहां से सर्वर पे जो डेटा है, वहां से हमने डेटा अपने ब्राउजर पे शो कराना है। मेरे इस ब्राउजर पे तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू शो होनी है ना कि किसी और की। तो मुझे यहाँ पे अपना वेरिएबल प्रिंट करना पड़ेगा, उस वेरिएबल के अंदर मैंने उनका डेटा सेव कर दिया जो उन्होंने हमें भेजा था। यहाँ पे एक यहाँ पे एरर लगा दो, कंसोल डॉट एरर, ऐसे ही लगा दो एरर। अगर कोई एरर आई तो हमें मिल जाएगी। ये हो गया कोड। अब यही कोड आप पूरे का पूरा कंट्रोल X करके इसके बीच लगा सकते हैं। आपकी मर्जी, जैसे भी आपको सही लगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे हमने अभी लगाया था। दोनों में से दोनों ही वर्क करेंगे, आपकी मर्जी है। अब इसको हम सेव करेंगे, डेटा अभी भी शो नहीं होना। क्यों नहीं होगा, रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे डेटा कभी भी शो नहीं होगा जब तक आप इसको बताते नहीं है डेटा हमने शो करना किधर है। मतलब फ्रंट एंड मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, अब हम फ्रंट एंड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, जिधर फॉर्म खत्म होता है, फॉर्म का एक बार जे वाला डिव है ना खत्म होता है, इसके बाद एक नया डिव स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मेरे पास टोटल कितनी एंट्रीज है, ताकि हमें पता चले डेटा हमें नजर आ भी रहा है। तो क्लास नेम इसको हम बता देते हैं टोटल एंट्रीज, कंटेनर नाम दे देते हैं, टोटल एंट्रीज कंटेनर। इसके बीच H2 में जाके मैं जहाँ पे लिखूंगी टोटल एंट्रीज। एंट्रीज मतलब यहाँ पे कितने कितना डेटा है, ये एक एंट्री होती है। ऐसे ही आपके पास 100 200 बहुत सारी होंगी। जैसे हमने यूजर का बनाना है डेटा, स्टूडेंट का बनाना है, एम्प्लॉय का बनाना है, आपने एम्प्लॉय सारे ऐड कर दिए, लेकिन आपका बॉस चाहता है मुझे वहां पे फेच करके बताओ कितने एम्प्लॉयज का डेटा तुमने अभी तक ऐड किया है, ठीक है। वहां पे सेम कोड लगेगा। मैं चाहती हूँ, मैंने चेक करना है टोटल कितनी एंट्रीज है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट P में पैराग्राफ में जाके प्रिंट कर दूंगी टोटल एंट्रीज। अब यहाँ पे जो टोटल एंट्रीज मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, एक बार इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आया टोटल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। टोटल अकेला ही आया है, यहाँ पे क्लास नेम ऐसे नहीं आएगा, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे टोटल एंट्रीज नॉट डिफाइंड, इसको हमने डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
टोटल एंट्रीज आके डेटाबेस में कहीं ना कहीं होगी, तो मैं जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करती हूँ, जहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम रखो टोटल एंट्रीज इज इक्वल टू, जो डेटा आएगा उसकी लेंथ चेक करनी है। सेव करो पहले, स्पेलिंग सही है, एक आ गया, बस इतना ही काम है। अब जहाँ पे मैं एक एंट्री करती हूँ, इधर गई वैल्यू, जहाँ पे कोई भी नेम वगैरह ऐड करो, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करो, सबमिट करो, इसको रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो टोटल दो वैल्यू आ गई ना, बस इसी को हम बोलते हैं टोटल एंट्री से चेक करनी। अब यहाँ पे भी रिफ्रेश करके चेक करो, आपके पास यहाँ पे दो एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। जितनी एंट्रीज आप करते जाएंगे जहां पे ये शो होती जाएंगी, ये अभी हम बाद में देखेंगे कि बिना पेज रिफ्रेश किए हमें शो हो जाए, तो वो भी मैं बताऊंगी। लाइव डेट अपडेट होता है, वो हम कोड बाद में लगाएंगे। फिलहाल जहाँ पे मेरे पास एंट्रीज शो हो गई, मैंने इसको क्या बोला है, डेटा। अब ये डेटा हमने यहाँ पे पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि एपीआई से कोई ना कोई डेटा आएगा। रिस्पॉन्स डेटा है ना मेरे पास यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। आप इसको यहाँ पे इसके साथ भी मेंशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं इधर ही जाके लगाना है, इसके साथ ही लगा दो इधर आके, ताकि पता चले। यहाँ पे डेटा की लेंथ चेक कर लो, लेंथ मतलब इसके लिए ये एक डेटा है, ये वाला, ये दो डेटा हो गए, बस उसको काउंट कर लेगा ये अपने यहाँ पे, लेंथ चेक कर लेगा। अब बारी आती है जहाँ पे टोटल एंट्रीज तो हो गया, अभी हमने शो कराना है, ग्राफ बाद में कराएंगे, पहले हम पूरा डेटा गेट करते हैं। मतलब यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन लगा हो, एक डिलीट का ऑप्शन लगा हो, साथ में जितना डेटा है वो शो कराना है, जो ज्यादातर यूज होता है। इवन हर एक एडमिन डैशबोर्ड के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जरूर ऐड होता है। जितना डेटा है इसको आपने अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर शो करना है, उसको एडमिन एडिट भी कर पाए, डिलीट भी कर पाए। हर एक प्रोजेक्ट, जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो, जितना छोटा प्रोजेक्ट हो, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये कोड लगेगा। बस एक बार इसको लगाना सीख लो। लगाना किधर है, ये वाला डिव यहाँ पे बंद हो गया, इसके बाद ही लगा देते हैं। एक आपने चार्ट कंटेनर भी बनाना है, वो चार्ट कंटेनर हम इसके बाद बनाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे डिव, क्लास नेम ऐड करो, डेटा टेबल नाम दे दो इसको, डेटा टेबल कंटेनर। हम टेबल के अंदर डेटा शो कराने वाले हैं, ठीक है। H2 में लगा दो एक डेटा टेबल नाम, हेडिंग, एक टेबल क्रिएट कर लो, इसको एक क्लास नेम ऐड कर दो, डेटा टेबल। इसके अंदर टी हेड, टेबल हेड, हेड के अंदर आप हेडिंग बनाओ, टेबल हेडिंग। एक तो नेम होगा, एक वैल्यू, जो जो आपके डेटाबेस में भी है बस वही यूज करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक्शन लगाते हैं, एक्शन ही यूज करते हैं। एक्शन का मतलब आपने एडिट करना है या डिलीट करना है, बस इतना काम है। इसको हमने शो कराना है, टी बॉडी के अंदर हम शो कराएंगे। और यहाँ पे मैंने टी आर नहीं लगाया, तो यहाँ पे टी आर लगाओ ताकि हमें पता चले ये एक रो है। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे इसको बंद कर दो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। यहाँ पे एक बार चेक करो, टेबल इज नॉट डिफाइंड। हमने टेबल किधर यूज किया है, ये वाला, सिंगल कोट या डबल कोट आने हैं। तो ये एक टेबल बन गया बस, इसके अंदर हमने डेटा शो कराना है। डेटा शो कराएंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैप। जैसे मैंने पिछली वीडियोज में बताया है ना, मैप के बिना आप डेटा को शो ही नहीं करा सकते। बिना यहाँ पे मैप यूज किए आपको नजर ही नहीं आना। जितने कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपने जब भी डेटा शो कराना हो हमेशा मैप के साथ ही कराते हैं, और दूसरा तरीका हम यूज करते ही नहीं है। तो मैप आपने लगाना है, ठीक है। तो मैप कहाँ पे लगाएंगे, टी बॉडी आपने यूज करना है, इसके अंदर हमने शो कराना है डेटा। तो जिधर भी आपने डेटा शो कराना है, तो मैं यहाँ पे टेबल बॉडी के अंदर शो कराऊंगी डेटा। ये डेटा हमने जो अभी वहां से फेच किया था ना, डेटा होगा मेरे पास। जे वाला जो डेटा है इसको हम यहाँ से यूज करेंगे, जे वाला जो मेरा वेरिएबल है। क्योंकि अभी अगर बायोलॉजिकली आप समझिए ना, जे वाला जो डेटा था इसको उठा के मैंने अपने इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। सेट डेटा के अंदर सेव करने का मतलब अब पूरा डेटा यहाँ पे आ गया डेटा के अंदर।
तो अब जहां भी मैं यूज करूंगी, इधर भी मैंने डेटा ही यूज किया है, ये वाला डेटा इधर मैंने प्रिंट करा दिया, यही वाला डेटा, क्योंकि अभी इस टाइम सारे का सारा डेटा इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, बस उसी को हम यूज करेंगे प्रिंट कराने के लिए। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डेटा डॉट मैप, मैप के पीछे एक आइटम, इसका अपना खुद का वेरिएबल होता है, मैप का नाम कुछ भी दे दो, आइटम लगा दो। इसके बीच आपने टी आर लगाना है, जिसके बीच आपने डेटा शो कराना है। अगर लिस्ट के अंदर शो कराना है तो यूएल टैग के ऊपर जे कोड लगाएंगे, ठीक है। यूएल टैग जहाँ पे अगर यूएल टैग, उसके बाद ये कोड लगेगा जहाँ पे आपकी एल आई लिस्ट आएगी, लेकिन अभी हम टेबल यूज कर रहे हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी टी आर, एक की मेंशन करते हैं, की कौन सी, आइटम जिसका मेन वेरिएबल है, लेकिन साथ में आईडी जरूर लगाना है, क्योंकि आईडी के साथ हम जहाँ पे अभी डेटा फेच करने वाले हैं, तो आईडी मेंशन करनी जरूरी है। अब इसको कॉपी करो, टी आर मैंने लगा तो दिया, लेकिन अब जहाँ पे टी डी यूज करेंगे, इसको एंटर करो, एंटर करो। अभी इसमें इशू क्या है, ये वाला, यहाँ पे आ जाओ। जैसे ये वाली हमने बनाया है ना कंप्लीट, पहले मैं चाहती हूँ कि नेम प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे टी डी में जाके जहाँ पे लिखूंगी आइटम डॉट नेम, सेव करो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो दोनों नेम आ गए ना, जहाँ पे लगाओ आइटम डॉट वैल्यू, वहां पे वैल्यू आ गई। एक्शन के अंदर बटन आने हैं, तो बटन हमने अपनी तरफ से क्रिएट करने हैं। ये वाला टीडी यहाँ पे खत्म, एक टीडी स्टार्ट करो, कितना आसान है। यहाँ पे बटन लगाओ, इसके ऊपर एडिट लिखो, एक के ऊपर डिलीट रखना है, ताकि एडमिन या कोई भी हो वो एडिट भी कर पाए। जहाँ पे देखो एडिट भी कर पाए, डिलीट भी कर पाए, दोनों के हर एक डेटा के ऊपर एडिट डिलीट बटन अपने आप लग जाएगा। डेटाबेस का ज्यादातर यहाँ पर यही ज्यादा फायदा होता है। एक बार कोड लगाया, जितना बड़ा 1000 2000 जितनी मर्जी एंट्रीज है, वहां पे आपको जी अपने आप बना बनाया मिल जाएगा कोड। चलिए अभी ये तो काम खत्म हो गया। ये एरर क्या है, रिफ्रेश करो, कोई एरर नहीं है, बस सही है। अब इनकी बारी है डेटा को एडिट करना है, तो एडिट के ऊपर आपको एक ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा। अब जहाँ पे फॉर्म की वैल्यू सबमिट नहीं करनी, जहाँ पे टाइप सबमिट नहीं लगेगा, जहाँ पे लगेगा ऑन क्लिक, जहाँ पे आप टाइप सबमिट लगा के ना बैठ जाना, वो वर्क नहीं करेगा। जहाँ पे हमने ऑन क्लिक बनाना है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक हैंडल एडिट वाला कोड होगा, वो वर्किंग में आ जाएगा, लेकिन किसको एडिट करना है, तो जहां पे आपने इसको बताना है कि हमने इस आइटम को एडिट करना है, ये जरूरी है बस। जहां पे मैंने आइटम लिखा तो ये उसी आइटम को एडिट करेगा। आइटम का मतलब जहां पे एडिट करेंगे ना, ये वाला सिर्फ एडिट होगा, ये एक रो है ना, इसी को एडिट करना है। जहां पे क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो ये वाला जो कोड है यही एडिट होगा। इसीलिए हम जहाँ पे एक आइटम यूज करेंगे, सेम ऐसे ही ऑन क्लिक जहाँ पे भी बनाओ, डिलीट के ऊपर जहाँ पे हैंडल डिलीट लगा दो। किसको डिलीट करना है, आइटम को डिलीट करना है, लेकिन आईडी के साथ। अब जहाँ पे डिलीट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जब भी हमें डिलीट करेंगे हो सकता है कि पूरे का पूरा डेटाबेस ही डिलीट करा दे, सारी के सारी एंट्री डिलीट हो जाए, क्योंकि एडिट बटन भी हर एक के ऊपर है, डिलीट बटन भी हर एक रो के ऊपर है। इसीलिए थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि आप जिस बटन पे क्लिक करें वही डेटा डिलीट होना चाहिए, वही डेटा एडिट होना चाहिए। बिना आईडी के ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको भी समझे ना, ये भी आईडी के साथ ही है, क्योंकि हमने जहाँ पे आईडी आइटम डॉट आईडी पहले ही मेंशन किया है, की के साथ हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है कि आईडी के साथ यहाँ पे डेटा शो हो। चलिए अ, अभी एक एक करके इसकी वर्किंग करते हैं। पहले हम एडिट वाला कर देते हैं, डिलीट वाला बाद में करेंगे, नहीं तो सारे के सारे फिर हमारे पास और एंट्रीज नहीं है, डिलीट हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें ऐसे गैप रख लिया करो ताकि आपको पता चले ये वाला अलग फंक्शन है, ये अलग है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, हैंडल एडिट, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ना ही ज्यादा आपने इसको मिक्स करना है कोड को। एक एक बस आप स्टेप फॉलो करते जाओ। बस सारा प्रोजेक्ट ऐसे ही क्रिएट किया जाता है, छोटे छोटे फंक्शन मिला के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बस ऐसे ही होगा। सेट करना है, एडिट करना कैसे है, किसको एडिट करना है, मैंने आइटम को एडिट करना है, आइटम जहाँ पे पास करना जरूरी है। कैसे एडिट करेंगे, सेट कर दो नेम को, आइटम डॉट नेम।
अब ये वाला जो कोड मैंने जो फ्रंट एंड में कराया था बिल्कुल सेम है। इसका जो मेन काम रहेगा ना, सेट कर दो वैल्यू को। एडिट करने के लिए पहले तो आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो मेरे पास वो इनपुट फील्ड है ना, अभी ये एरर चली जाए फिर हम देखते हैं। जहाँ पे एरो फंक्शन आएगा, अब सही है, इसको सेव करो। एडिट होगा कैसे, यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूंगी, वो देखो इधर हो गया ना, क्लियर हो गया ना आपको। यहाँ पे फिर से मैं बता देती हूँ। मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, इधर ध्यान देना फॉर्म के ऊपर। एडिट पे क्लिक किया, ऑटो फिल हो गया। जो अभी मैं कोड लगा रही हूँ उसका मेन पर्पस यही था। जब कोई बंदा जहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे वैल्यू ये देखो नजर आ रही है। अब मैं जहाँ पे कुछ भी एडिट करना चाहती हूँ, इसको मैंने एडिट करना है, उसके बाद सबमिट करूंगी, इधर यहाँ पे वैल्यू एडिट हो जाएगी बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो ऑटो फिल तो हो गया। ऑटो फिल सेट कर दो एडिटिंग आईडी। अब यहाँ पे एडिटिंग आईडी का काम है, आइटम डॉट आईडी। एडिटिंग आईडी मैंने जहाँ पे पहले आपको डिफाइन करवाया था कि इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब इसकी बारी है। पहले आपने इसको ऐसे ही लिख देना, इसका काम क्या है वो हम देखते हैं। सेव करो। अभी हमने इसको करना है अपडेट, तो अपडेट का यहाँ पे डायरेक्ट कोड नहीं लगेगा फ्रंट एंड पे, हमने इसका कोड बैक एंड पे भी लगाना है। क्योंकि जब तक डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा तब तक यहाँ पर फ्रंट एंड में अपडेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ हमने अपडेट तो करना है, लेकिन बैक एंड में अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ, आपने आना है। आप अलग से भी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। मैं क्या करूंगी, एक मैंने यहाँ पे हैंडल सबमिट बनाया हुआ है ना, एक ही बटन के ऊपर आप कैसे डेटा को मल्टीपल टास्क के साथ कैसे यूज कर पाएंगे, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ सबमिट बटन पे, जब मैं कोई वैल्यू यहाँ पे फिल करूंगी, कुछ भी मैंने फिल किया, जहाँ पे वैल्यू मैंने फिल की, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि जो क्लिक करने पे आया है। रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर रही हूँ, फिल किया, यहाँ पे सबमिट किया, तो एंट्री एक होगी, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, 3 एंट्रीज होगी। एक तो सबमिट बटन का ये काम हो गया, दूसरा काम क्या होगा, जहाँ पे क्लिक करूंगी ना, इसको मैंने एडिट करना है। जैसे ही मैं इसको एडिट करूंगी, सबमिट करूंगी, तो डेटा अपडेट भी इसी के साथ हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम बटन को यूज करने पड़े हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो हैंडल सबमिट है ना, इसी के अंदर आके कोड लगा दो दूसरा। तो इसको रीयूज री राइट नहीं करना, बस री यूज करना है। री राइट मतलब यहाँ पे बार बार इसको डिफाइन नहीं करना। सबसे पहले हम यूज करेंगे जे वाला वेरिएबल, सेट एडिटिंग आईडी। अब यहाँ पे देखो, इसको पता कैसे चलेगा कि हाँ अभी ये पर्सन एडिट कर रहा है या हम यहाँ पे नई एंट्री कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से ही पता चलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मुझे पता है, क्योंकि मैं एक पर्सन हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ पे एक एंट्री नहीं कर रही हूँ, तो सबमिट करूंगी एक नई एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये तो एक मशीन है, इसको कैसे पता चलेगा कि जो सामने वाला यूजर है उसको, उसने जो डेटा ऐड किया है उसको मैं एडिट करूँ या फिर इसको मैं सबमिट करूँ, मतलब नई एंट्री ऐड करूँ। तो वो चीज यहाँ से होगी, एक नए वेरिएबल के साथ, सेट एडिटिंग आईडी। मैंने यहाँ पे पहले ही एडिट वाले बटन पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा, तब जे आईडी वर्किंग में आ जाएगी। इसका मतलब है जब मैंने एडिट वाले बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे इसको पता है कि हाँ ये एडिट करना है मैंने। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी ना, उसने यहाँ पे डेटा को एडिट करना है, ना कि नई एंट्री ऐड करनी है। अगर ये कोड नहीं लगाएंगे ना, आपका सारे का सारा प्रोजेक्ट उल्टा ही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बताएंगे, सबमिट वाले बटन पे आना है आपने। जहाँ पे सबसे पहले इसको बताओ कि किसी पर्सन ने एडिट वाले बटन पे क्लिक किया है या नहीं। फिर यहाँ पे लगाओ इफ, कंडीशन लगेगी, इफ एडिटिंग आईडी। अगर किसी पर्सन ने एडिटिंग आईडी वाले बटन पे, एडिट वाले बटन पे क्लिक किया हो, तो हम यहाँ पे एक्सेस डॉट पुट लगा देंगे कि तुम उसको एडिट कर दो। अब यहाँ पे जे सिंबल प्रेस करना है escape बटन के नीचे, HTTP लोकल होस्ट 5000 पे सर्वर है, उसके अंदर एपीआई है, रूट्स वाला पेज है, फोल्डर है, उसके अंदर डेटा वाला पेज है, उसके अंदर डॉलर एडिटिंग आईडी होगा कुछ, बस। ये वाला आउटपुट वाला कोड हमने बैकएंड में भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने से ये वर्क नहीं करेगा। देन उसको बोलो एडिट कर दो, इसको नेम एंड वैल्यू को, बस। साथ में नंबर भी लिख दो कि वैल्यू जो होगी ना वो नंबर में होगी, तो उसको नंबर में ही ऐड करना है। क्योंकि हो सकता है जब कोई यूजर यहाँ पे एंट्री करने आए, वैल्यू ऐड करने आए या एडिट करने आए, तो वो हो सकता है गलती से टेक्स्ट ऐड कर दे।
वहां पे हमने पहले कंडीशन लगाई है कि कोई भी यूजर टेक्स्ट ऐड ही नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हमने इसको नंबर बोला है। तो डॉट देन लगाओ। अगर तो डेटा एडिट हो गया तो जहाँ पे मुझे इधर लगाओ, फैच कर लो डेटा को। अगर एडिट हो गया, सबसे पहले तो डेटा फेच करेंगे। जैसे ही मैंने एडिट किया, फेच करने का मतलब है मुझे यहाँ पे नजर भी तो आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ऐड किया, सबमिट किया, नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कोड पूरा लगाया ही नहीं, इसलिए एरर आएगी। नहीं तो मैं बता देती ये फेच डेटा लगाने का मतलब क्या है। लेकिन ये लगाना जरूरी है, इसका मतलब लाइव अपडेट होगा। मैंने बताया था ना आपको, जहाँ पे हमें लाइव अपडेट चेक करना है, उसी टाइम मुझे डेटा शो हो जाए, ये काम वही करेगा। जैसे ही आपने एडिट किया, जहाँ पे आपको बिना पेज रिफ्रेश किए डेटा दिख जाएगा कि हाँ ये एडिट किया है, तो फेच डेटा यहाँ पे पहले कॉल करो। उसके बाद यहाँ पे सेट नेम को ब्लैंक कर दो, ऐसे ही सेट वैल्यू को ब्लैंक कर दो। इनपुट फील्ड खाली करनी है, मतलब सेट कर दो एडिटिंग। एडिटिंग आईडी को यहाँ पे नल कर दो। नल मतलब अब वहां पे सबमिट वाला बटन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 5 एंट्रीज है, इसको रिफ्रेश करो, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास इस बटन को फ्री भी करना है, जो मेरे पास सबमिट वाला बटन है। अब जैसे ही डेटा एडिट हो गया, अब इसको बटन को फ्री कर दो। फ्री करने का मतलब अब कोई भी बंदा नई एंट्री फिल करेगा तो अब वो आप नया डेटा क्रिएट कर सकते हैं, ना कि एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे नल कर देंगे, मतलब ये वैल्यू पूरा बटन अब फ्री है। अगर जहाँ पे कुछ भी नहीं वर्क किया तो एरर, यहाँ पे लगा दो एरर, यही लगा दो। कंसोल डॉट एरर में जाके देयर वाज एन एडिटिंग एरर, यही लगा दो। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन अभी यही कोड वर्क करेगा, इफ जहां से लेके जहां तक खत्म यही कोड वर्क करेगा। आगे वाला कोड अभी भी वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्स नहीं लगा। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन स्टार्ट करो, जे वाली जो ब्रैकेट है इसको हटाओ। एल्स पार्ट में जे वाला कोड चलेगा, इसको आपने बंद करना है। जे वाला कोड यहाँ पे इधर कर दो, याद से ये ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो आपके पास एरर आनी है। एक ही कोड वर्क करेगा, फिर ये दूसरा वर्क नहीं करेगा, ऐड वाला। एक बटन के साथ दो काम कैसे करने वो आपने सीख लिया। वापिस आ जाओ बैकएंड पे, पुट करना है। पुट मतलब हमने अपडेट करना है, तो जब तक बैकएंड का कोड नहीं लगेगा अपडेट होगा ही नहीं। तो इसको आपने लगाना किधर है, आपने लगाना है रूट्स वाले पेज फोल्डर के अंदर, जो डेटा वाला पेज है। इसके अंदर हमने गेट लगाया है, पोस्ट लगाया है, पोस्ट के बाद लगा दो राउटर डॉट पुट। पुट करना मतलब अपडेट करना है। किसको करना है? ऑल, लेकिन आईडी के साथ। हमेशा ही पुट के साथ आईडी लगाते हैं जी, आप अपने माइंड में बिठा लो बात। जब भी आपने किसी डेटा को अपडेट करना हो, आईडी के बिना अपडेट नहीं होता, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक फील्ड को अपडेट करना होता है, ना कि पूरे डेटा को। पूरा डेटाबेस ही अपडेट करना तो यहाँ पे आईडी नहीं लगेगी, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे आईडी लगाते हैं ताकि एक फील्ड हम अपडेट कर पाए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम दे दो अपडेट डेटा। अवेट लगेगा आपके मॉडल का नाम, क्योंकि मॉडल के साथ ही अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे क्यूरी बस आपको लगानी चाहिए, आनी चाहिए। फाइंड करना है बाय आईडी एंड अपडेट कर दो। ये क्यूरी होती है अपडेट करने की। यहाँ पे पहले वाले भी हमने फाइंड किया था, अब यहाँ पे फाइंड बाय आईडी करेगा, उसके बाद अपडेट करेगा। पहले चेक करो ये आईडी हमारे डेटाबेस में है, अगर कोई डेटा होगा तभी अपडेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। रिक्वेस्ट डॉट पैरम यूज होगा। पैरम हम लगाते हैं जब हमारे पास पहले से ही बना बनाया कोई डेटा होगा, बस उसको हमने यूज करना है। तो आईडी मेरे पास पहले से ही बनी है, पैरम डॉट आईडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉल, जहाँ पे हमने इसको बोलना है क्या अपडेट करना है, एक नेम अपडेट करना है। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, हमने ऐड करना है। अब ये भी जरूरी है, जब भी आप डेटा अपडेट करेंगे ना, वो एक नया डेटा बन जाएगा। मुझे यहाँ पे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसको मैंने जे लगा दिया। अब यहाँ पे एक तो डेटा जे है, के जे। अब जहाँ पे जो नया डेटा वो जे है, इसको हमने बोलना है नया डेटा कुछ ना कुछ होगा, उसको ट्रू कर दो। मतलब अब जो मुझे डेटा नजर आएगा वो नया डेटा नजर आएगा। इफ नॉट
अपडेट डेटा। अगर अपडेट डेटा नहीं हुआ, जहाँ वहां पे है ही नहीं डेटा, जिस आईडी पे मैंने क्लिक किया उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो हमें जो रिटर्न कर देगा, डेटा नॉट फाउंड, ये वाला कोड लगा दो। अगर हो सकता है जहाँ पे मेरे पास हो ही ना डेटा, मैं ऐसे ही यहाँ पर ब्लैंक को ही अपडेट करी जा रही हूँ, वो मुझे बोल देगा कि यहाँ पे डेटा नहीं है। अगर है, सब कुछ ओके है, तो बस यहाँ पे हमें डेटा रिटर्न कर दे। अपडेट डेटा, कॉपी करो, पेस्ट करो। और ये ऐसे क्यों आ रहा है? रेड में नहीं आना चाहिए। मैच तो कर रहे हैं, सेव करके देखते हैं। नॉट अपडेट डेटा। चलिए देखते हैं, अगर सही हो गया। रेड में नहीं आना चाहिए ये। अगर तो अपडेट हो गया तो मुझे यहाँ पे डेटा रिटर्न कर दे, अपडेटेड जो डेटा होगा। नहीं हुआ तो यहाँ पे एरर दे दे। एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके कोई भी एरर वाला मैसेज दे दे, जो भी होगा। सेव कर दो, वापस आ जाओ यहाँ पे। इसको मैंने अपडेट किया, एक बार सबमिट पे क्लिक करके देखो, ये देखो अपडेट हो गया। बस यहाँ पे एडिट करना है, वैल्यू 5 है, इसको आप कोई और नंबर ऐड करो। सबमिट किया, यहाँ पे आ गया। बस इसको रिफ्रेश करो। ये हो गया मेरे पास अपडेट का कोड खत्म। आई होप जहां तक आपको समझ आ चुकी है। क्रिएट करना सीख लिया हमने, रीड करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया। अब बारी आती है डिलीट। उसके बाद देखेंगे ग्राफ के अंदर डेटा शो कैसे करना है बाय आईडी। डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे पहले डिलीट का कोड लगा रही हूँ बैकएंड के ऊपर। राउटर, बेशक पहले बैकएंड का लगा दो, फ्रंट एंड का लगाना तो है ही, पहले जो मर्जी लगा दो। यहाँ पे आपको बैकएंड का पहले बता देती हूँ। डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी लगेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं लगेगा। और ये जो पुट है ना, एक पुट होता है, एक पैच होता है, तो दोनों में से हम ज्यादातर पुट यूज करते हैं। जहाँ पे मैंने डिलीट करना है, ये बिना आईडी के डिलीट नहीं होगा। सेम लॉजिक, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगी आईडी, ये वाला ही डेटा डिलीट होना चाहिए, ये वाली रो, बाकी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है सिर्फ आईडी के साथ। असिंक लगेगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, साथ में आएगा एरो फंक्शन, ट्राई कैच लगाओ, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, इसका नाम दे दो तो डिलीट डेटा। अब एक आपके मॉडल का नाम, क्वेरी लगाओ, फाइंड करना है बाय आईडी एंड डिलीट कर दो। पहले आईडी फाइंड करो, क्या हमारे पास ये डेटाबेस में है जी आईडी, अगर है तो बस उसको डिलीट कर दो। रिक्वेस्ट डॉट पैरम यूज करेंगे, डॉट आईडी, एंटर करो। पहले कंडीशन लगाओ, इफ नॉट डिलीट डेटा, अगर डेटा है ही नहीं। अगर डेटा नहीं है, हो सकता है वहां पे डेटा ना हो, रिटर्न कर दे, डेटा नॉट फाउंड। सेम कोड आप ऊपर वाला कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर डेटा हुआ तो रिस्पॉन्स में हमें डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली कुछ मैसेज मिल जाए कि हाँ डेटा डिलीट हो गया है। और कुछ भी नहीं है तो एरर तो है ही, एरर को प्रिंट करा लो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, 500 की एरर 400 करा देते हैं। 400 जेसन में जाके मैसेज, एरर मैसेज, ये हो गया डिलीट का कोड बैकएंड का। ऐसे ही हम फ्रंट एंड में लगाएंगे, ठीक है। अब जहाँ पे इसको आप नोट कर लो, इसी को हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे। जैसे हमने अपडेट की आईडी के साथ लगाया है ना कोड, सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपने डिलीट का लगाना है विद आईडी। जहाँ पे चेंज मैंने जे वाला किया है, एक जे वाला एक जे वाला, बाकी सारा कोड सेम है, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दो, वापिस आ जाओ। ऑन क्लिक हमने बनाया है, जब कोई बंदा डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन का नाम देख लो, हैंडल डिलीट, लेकिन साथ में आईडी। तो हैंडल डिलीट को डिफाइन करो, इसके बाद ही लगा देते हैं। चलो ऐसे थोड़ी सी स्पेस दे दो ताकि हमें पता चल जाए। हैंडल हमने डिलीट करना है तो जहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल डिलीट। डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, आईडी के साथ, आईडी के बिना नहीं पॉसिबल, ठीक है। अब जहाँ पे हम एक्सेस यूज करेंगे, बस हमने एपीआई क्रिएट करनी है, डिलीट करना है
अब यहाँ पे जब भी आईडी आपने बीच में मेंशन करनी हो ना, escape बटन के जो नीचे बटन है उसको हमेशा प्रेस करना है, क्योंकि हमने वेरिएबल पास करना है आईडी का। HTTP में जाके लोकल होस्ट 5000 पे सर्वर है, उसके अंदर एक एपीआई है, एपीआई फोल्डर है, उसके अंदर डेटा वाला पेज है, उसके अंदर एक आईडी होगी, आईडी। एपीआई है, उसके अंदर डेटा है, डेटा के अंदर एक आईडी वाला कोड होगा, वो वर्किंग में आ जाएगा। डॉट देन लगाओ बस। कोड हमने पहले ही लगाया हुआ है। यहाँ पे बस एपीआई है एक, उसके अंदर डेटा है, उसके अंदर आईडी वाला का कोड होगा, वो वर्किंग में आ जाए। डॉट देन लगाओ। अगर सब कुछ ओके है तो देन में जाके अब जहाँ पे हमने फेच डेटा को फिर से कॉल करना है। अब जहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मैंने क्यों कॉल किया है। मैं चाहती हूँ वहां पे मुझे लाइव अपडेट मिले, तो यहाँ पे एरर लगा दो। कंसोल डॉट एरर में जाके देयर वाज एन एरर डिलीटिंग डेटा। ये छोटा सा एक स्टेप है, इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। जहाँ पे एडिट करना है, मैंने एडिट वाले पे भी लगाया था, यहाँ पे आपने कोई वैल्यू एडिट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहाँ पे लगाया, पहले वाले पे। जैसे ही सबमिट करूंगी ना, यहाँ पे देखो लाइव अपडेट मिल रहा है, यहाँ पे अपने आप डेटा अपडेट हो गया और मुझे नजर आ रहा है बिना पेज रिफ्रेश किए। वो काम यही करेगा जब हम एपीआई के बाद इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, अपने आप ये रिफ्रेश हो जाएगा। इसका मतलब ये पीजे पेज रिफ्रेश ही कर रहे हैं हम, मेन अगर हम इसका लॉजिक समझे ना, बस ये पेज ही रिफ्रेश हो रहा है अपने आप। चलिए ये तो हो गया, अब इसको एक बार चेक करते हैं। मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे देखो पेज रिफ्रेश हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे एंट्री देखो, डिलीट किया, यहाँ पे एंट्री देखो, 3 एंट्री। इसको बोलते हैं लाइव अपडेट। डिलीट का भी हुआ, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। इतनी आसानी से मैंने समझाया है, अब भी आपको समझ ना लगे फिर इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज और कोई भी नहीं है, ठीक है। करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर हमने डेटा फेच करना है ग्राफ के अंदर। चलिए ग्राफ यूज करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा ग्राफ यूज करना है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। लाइब्रेरी कौन सी है, मैं यहाँ पे मान लो एक लाइन चार्ट यूज करूंगी। इसको हम फ्रॉम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट चार्ट JS2। बस इसी लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल लिखो, टर्मिनल में जाके इस लाइब्रेरी का नाम लिख दो। इंपोर्ट करना है मैंने, चार्ट क्रिएट किए करना है मैंने एज चार्ट JS। ये एक वेरिएबल है जिसको मैंने अपने वेरिएबल के साथ यूज किया है। चार्ट JS हमारी लाइब्रेरी है, इसको मैं अब चार्ट यूज करूंगी। और जो जो हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं। एक मैं यहाँ पे, चलिए इसी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेंगे। यहाँ पे टूल टिप वगैरह तो चाहिए ही हमें, टाइटल भी चाहिए। पॉइंट एलिमेंट रहने देते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा आखिर है क्या। इसको बस इंपोर्ट कहाँ से करना है वो देख लो। चार्ट JS आपने 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। npm इंस्टॉल चार्ट, चार्ट JS आपने टाइप करना है। नहीं भी, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हैं, आज ही यूज कर रहे हैं, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने लाइफ में कभी भी इन लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया होगा तो ना भी इंस्टॉल करेंगे आपके पास अपने आप आ जाएगी। मैं कभी भी इंस्टॉल नहीं करती इन सबको, क्योंकि मेरे पास पहले से ही अपने आप ये इंस्टॉल होती हैं। जितने मर्जी मैं नए फोल्डर क्रिएट करती जाऊँ, किसी फोल्डर में मैं कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करती। जितने मर्जी नए फोल्डर हो वो अपने आप वर्किंग में आ जाते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आपको अपने लैपटॉप के साथ काम कर रहे हैं रिएक्ट JS के साथ, तब आपको हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से आपने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेरे पास। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करूंगी। इन चार्ट्स को यूज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिखो चार्ट JS। ये जो था ना मेरे पास ये वाला चार्ट JS डॉट रजिस्टर करना। रजिस्टर करना है मतलब मैं इन सबको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज करने वाली हूँ बस। पूरे का पूरे लगा दो। ये देख लो, ये सारे चार्ट आपने लगाने हैं। सारे यूज नहीं करेंगे, फिर एक दो है इसमें जो काम नहीं आएंगे, बाकी ये लास्ट वाले सारे के सारे यूज करने हैं। चलिए डेटा फैच हमने पहले ही किया हुआ है, डेटा फैच करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ग्राफ के अंदर डेटा हमने प्रिंट करना है।
डेटा सारे का सारा फेच किया है पहले से, आईडी के साथ भी किया हुआ है, ऑल डेटा भी फेच किया हुआ है, सब कुछ। बस अगर ग्राफ के अंदर लगाना आ जाए आपको, तो जिधर भी आपने ग्राफ क्रिएट करना हो, सबसे पहले हम एक क्रिएट करेंगे, जहां पे ऊपर आना है फंक्शन के बीच रिटर्न के ऊपर, इससे बाद आना है लास्ट में, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम दे दो चार्ट डेटा। सबसे पहले तो इसके अंदर लेबल्स आते हैं, अगर आपको चार्ट बनाने आते हैं ना, उसके अंदर लेबल्स होते हैं। लेबल्स के अंदर मैं जहाँ पे डेटा डॉट मैप यूज करूंगी, ये मैप का वेरिएबल है डी, डी डॉट नेम, मैं चाहूंगी यहाँ पर नेम आए, जो भी हमने हमारे डेटाबेस में यूज किया है ना नेम, जहाँ पे नेम आएगा, ये डेटाबेस में से वैल्यू आएगी डॉट नेम। लेबल के अंदर ये आ जाएगा। डेटा सेट होता है कि ग्राफ के अंदर डेटा कौन सा आप शो कराना चाहते हैं, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी पहले तो इसका लेबल आएगा, लेबल मतलब हेडिंग, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डेटा वैल्यूज, सबसे पहले वैल्यूज गेट करते हैं। वैल्यूज मतलब कितनी हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं सारी की सारी, जहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करो, इधर एक जे वाला ब्रैकेट आनी है, ठीक है, करली ब्रैकेट, लेबल डेटा वैल्यूज इसका हेडिंग रहेगा। डेटा क्या आना है इसके अंदर, जो मेरे पास डेटा होगा डॉट मैप के साथ, डी, डी इसका वेरिएबल है मैप का, डी डॉट वैल्यू, बस वैल्यू इसके अंदर फिल कर दो, डेटा के अंदर ग्राफ के अंदर। इसका कलर वगैरह लगाओ, एक बॉर्डर कलर मैं चाहती हूँ लग जाए इसके ऊपर, ये वाला लगा दो। कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन जो मर्जी लगा दो। 75, ये वाला एक कलर है, ये हो गया कलर रेडी। जो बॉर्डर कलर है ये होना चाहिए, एक बैकग्राउंड कलर लगाओ, बैकग्राउंड कलर लगा दो कोई 75, यहाँ पे 75 आएगा, मैंने 27 लिखा हुआ है, 75 यही लगा दो बेशक, लेकिन 192, 0.2 इसके ओपेसिटी रख देते हैं। ये हो गया इसका बैकग्राउंड कलर, फिल करना है, फिल ट्रू, कलर वगैरह इसका ये अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दो। ये तो हो गया ग्राफ, ग्राफ तो क्रिएट हो गया। अब ये देखो चार्ट डेटा अभी तक हाईलाइट नहीं है, जहाँ पे आ जाओ, ग्राफ को शो कराएंगे हम, यहाँ पे देख लेते हैं जिधर आपको सही लगे। इसके जे जब वाला जो है ना, इसके ऊपर प्रिंट कराएंगे पूरी वैल्यूज, जहाँ पे लास्ट में लगी रहेगी टेबल के अंदर, इसके ऊपर हम ग्राफ शो करा देते हैं, जहाँ पे एक ही लाइन है इधर, पहले हम इसको प्रिंट करा देते हैं, ग्राफ शो करा देते हैं, फिर देखते हैं सीएसएस कैसे लगानी है। यहाँ पे चलते हैं, टोटल एंट्रीज हैं मेरे पास, ये रही टोटल एंट्रीज। इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करो, इसको एक क्लास नेम दो, इसका नाम दे दो चार्ट कंटेनर। H2 में एक हेडिंग लगाओ डेटा, डेटा व्यू नाम दे दो, एक नया डिव स्टार्ट करो, इसको एक क्लास नेम ऐड करो, इसका नाम चार्ट रख देते हैं। अभी जहाँ पे आपने एक चार्ट ऐड करना है, तो मैं जहाँ पे लाइन चार्ट यूज करूंगी, इसके लिए लाइन चार्ट ज्यादा सही लगेगा। बार चार्ट भी लगा सकते हैं, जो भी आप पाई चार्ट भी लगा सकते हैं, बस आपने उस ग्राफ का नाम चेंज करना है। पाई चार्ट लगाने तो पाई लिख दो, बार चार्ट लगाने तो बार लिख दो। मैं जहाँ पे लाइन चार्ट यूज करूंगी, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आना है चार्ट डेटा से, अब वो जो हाईलाइट नहीं था वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शंस, ऑप्शंस इसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसे, जहां पे मैं लिखूंगी मेंटेन एस्पेक्ट रेशो फॉल्स, पहले इसको लगा देते हैं, रिस्पॉन्सिव ट्रू। एक बार इसको सेव करके देखते हैं, ग्राफ तो बन गया, एक नई वैल्यू ऐड करके देखते हैं, सबमिट किया, अपडेट नहीं हुआ ना, इसको रिफ्रेश करो,
अपडेट हो गया। अभी जो लाइव अपडेट ही नहीं हो रहा, ये भी हम बाद में देखेंगे। चलिए, ग्राफ तो हमारा बन गया। अब जहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी इसको हमने ट्रू बना दिया है। प्लगइन जहाँ पे अगर यूज करने तो कर सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल ऑप्शनल है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि हम जहाँ पे प्लगइन भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने रीजन लिखना है, पोजीशन, इसकी ब्रैकेट कहाँ पे बंद है, यहाँ पे पोजीशन इसकी रहेगी टॉप पे, आपकी मर्जी। टूल टिप, टूल टिप यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक्स, लेबल, यहाँ पे लगाओ टूल टिप आइटम। टूल टिप आइटम हमने इसको डिफाइन किया कि नहीं, या शायद इसकी हमें जरूरत ही ना पड़ेगी, इसके बिना ही हो जाए। पहले हम इसको हटा देते हैं टूल टिप। एक बार यहाँ पे चेक करो, टूल टिप तो नहीं है यहाँ पे। तो जहाँ पे ये है तो है, ये रही टूल टिप। सेव करके रिफ्रेश करो। अच्छा, यहाँ पे टूल टिप आइटम हमने डिफाइन नहीं की। टूल टिप की आइटम मतलब यहाँ पे हमने इसको बताना है। टूल टिप होता है एक डिजाइन की तरह होता है, वो हमें ऐसे हॉवर करने पे नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको चेक करते हैं, इसको हटा के टूल टिप आइटम को, ये वाला लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू, ये वाला सिंबल प्रेस करो, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू अगर मैं लिख दूँ इसकी डॉलर के साथ, टूल टिप आइटम डॉट रा, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब सही है, इसको बंद कर दो। ये आ रही है नजर, ठीक है, बस सही है। ये लगे टूल टिप। ये ऐसे ना थोड़ा सा एनिमेटर लगता है, दिखने में ज्यादा सही लगता है, प्रोफेशनल भी लगता है। जब भी बंदा हॉवर करेगा तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है कि जहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। बस इतना ही काम था। ऑप्शनल है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे आप तब भी सही है, लेकिन फिर भी ज्यादा सही लगता है। टूल टिप तो वर्क करने लग गई। पहले ना हम इसके अंदर CSS ऐड करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, इधर आपने CSS फाइल अपनी इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जीएस में जाके CSS फाइल ऐड करो। जहाँ पे मैं बस कोड लगाती जाऊंगी, इसको डिफाइन नहीं करूंगी, क्योंकि CSS आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी सी। डैशबोर्ड कंटेनर, पहले इसकी थोड़ी सी पैडिंग ऐड करो 20 पिक्सल। मैक्सिमम विड्थ इसकी रहेगी इतनी, सही है। मार्जिन ऐड करेंगे 0 ऑटो, वो सेंटर में चला जाएगा। जो मेरे पास था डैशबोर्ड हेडर, बस इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर में कर दो। जो टॉप कंटेनर था एक, डिस्प्ले कर दो इसको फ्लैक्स में। जस्टिफाई सारे का सारा कंटेंट सेंटर में। सेंटर में ही नहीं करेंगे, स्पेस बेटवीन कर दो ताकि उसके बीच स्पेस नजर आई हमें। मार्जिन थोड़ा सा ऐड कर दो बॉटम से, तो बीच में स्पेस नजर आएगी 20 पिक्सल। तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। एक ही लाइन में मुझे चाहिए, तो मुझे ऐसा सही लग रहा है, ठीक है। और जो वो वाला है दूसरा कंटेंट, एडिट अपडेट वाला, वो जहाँ पे नीचे नजर आएगा, डॉट फॉर्म कंटेंट। पहले तो फॉर्म की विड्थ लगा देते हैं 30%। पैडिंग थोड़ी सी ऐड करेंगे राइट साइड से 20 पिक्सल, जहां तक फॉर्म रहेगा। ऐसे ही फिर फॉर्म, ऐसे ही हम यहाँ पे चार्ट की भी विड्थ लगा देंगे। फॉर्म इनपुट, मार्जिन थोड़ा सा ऐड करो बॉटम से 15 पिक्सल। और अगर मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर भी लगा दूं 1 पिक्सल सॉलिड, वो सही लग रहा है।
जो फॉर्म इनपुट है इसके अंदर मार्जिन ऐड करो, जस्ट बॉटम से थोड़ा सा, 15 पिक्सल। जो फॉर्म लेबल है डिस्प्ले कर दो इसको ब्लॉक में, मार्जिन थोड़ा सा ऐड करो बॉटम से, और लेबल भी हो गया। जो फॉर्म इनपुट वाले पे चलते हैं, पहले ही हमने डिफाइन किया हुआ है जे वाला। पहले तो इसकी विड्थ लगाओ 100%, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करो 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग ऐड करो बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो 5 पिक्सल। सही लग रहा है। अब बटन की बारी। जो फॉर्म बटन है, पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल एक तरफ, बॉर्डर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए कौन सा, ये वाला। और जो कलर होगा इसके ऊपर वो वाइट कर लो, कर्सर पॉइंटर कर दो। इसके ऊपर जो बॉर्डर रेडियस होगा वो थोड़ा सा ऐड कर दो 5 पिक्सल तक। होम बटन हमने लगाया हुआ है, बटन लगा के भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन वाले बटन है उसको कलर और ही हम ऐड करने वाले हैं, जहाँ पे इसको क्लास एक ऐड करो। अब जहाँ पे हमने इसको फॉर्म बटन ऐड कर दिया, अब देखो सही लग रहा है फॉर्म का बटन। वापिस आ जाओ यहाँ पे CSS वाली फाइल पे, और इसको हमने ऐड करना है। टोटल एंट्रीज है हमारे पास, टोटल एंट्रीज कंटेनर। इसकी विड्थ लगाओ 20%, सही है, ज्यादा नहीं लगाएंगे, परसेंट में रखनी है। एक थोड़ी सी इसमें पैडिंग ऐड करो 20 पिक्सल तक, ये वाला। इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। एक यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाओ 5 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर में। और जो हमारे पास एक चार्ट कंटेनर है, इसकी विड्थ लगाओ 50%, पैडिंग राइट से थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी, ये वाला। और जो हमारे पास चार्ट है उसकी विड्थ कम करो, अगर 100% लगा दी, और हाइट हम लगा देते हैं 300 पिक्सल। बस अब ये वाला जो है इसको उठा के हम नीचे ले आएंगे तो ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा सब। डेटा टेबल कंटेनर, मार्जिन ऐड करो पहले टॉप से थोड़ा सा 20 पिक्सल। जब वो नीचे आएगा तो इसको थोड़ी सी हम स्पेस ऐड कर देंगे। डेटा टेबल जहाँ पे विड्थ हम ऐड करेंगे इसकी 100%। बॉर्डर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स की, हम जहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं। और डेटा टेबल, इसके अंदर डेटा टेबल के अंदर जो TH है, डेटा टेबल के अंदर जो TD है, इसके अंदर जो TD है, इसका एक बॉर्डर लगाओ 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला ही लगा दो।
थोड़ी सी पैडिंग ऐड करो। तो वो उसके ऊपर बॉर्डर भी लग गया। एडिट बटन, पैडिंग ऐड करेंगे 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर हटा दो जो लगा हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, इसका अलग से ही करेंगे एक, ये वाला है। एडिट एंड डिलीट। अब जहाँ पे एक बार हम ना फ्रंट एंड पे चलते हैं, इधर शायद हमने क्लासेस ऐड नहीं की। एक्शन जिधर लगा हुआ है, बटन्स है, ये वाला, इसको एक क्लास नेम ऐड करो। क्लास का नेम क्या है? एडिट बटन। ऐसे ही इसको एक क्लास नेम ऐड करो, डिलीट बटन। सही है। तो अब यहाँ पे जो हमने जिधर शो कराया है ना, पूरे का पूरा टेबल, ये वाला, इसके अंदर हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हमने इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक डिव यहाँ पे बंद कर देंगे। एक यहाँ पे बंद करके लास्ट में से एक डिव हटा दो, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एक डिव ये वाला हटा दो, क्योंकि मैंने उसी डिव के अंदर इसको लगाया हुआ है। अब सही है। अब ये वाला एक लाइन में रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, तो ऐसे सही लग रहा है। ठीक है। एडिट वाला बटन हो गया, डिलीट वाला बटन, इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एडिट कर लेना। तो मैं जहाँ पे इसका कोड कंटिन्यू कर देती हूँ, एडिट बटन का। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कलर वाइट कर दो। कर्सर पॉइंटर, मार्जिन ऐड कर दो, राइट से थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड करो, 4 पिक्सल। डिलीट, डिलीट बटन, इसी को कॉपी करो, पेस्ट। बैकग्राउंड कलर इसका ज्यादातर हम रेड लगाते हैं, डिलीट का। बाकी सारा कोड सेम रहेगा, बस इतना सही हमारा काम था। ये हो गया। अभी एक बार और टेस्ट करके देखते हैं। हमने कुछ नेम ऐड करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करनी है। सबमिट किया, डेटा सबमिट हो गया, लाइव अपडेट नहीं हो रहा हमारे पास। यहाँ पे लाइव अपडेट नहीं हुआ ना, जैसे ही मैंने एंटर की तो वहां पे ग्राफ अपडेट नहीं हो रहा। करना क्या है, जस्ट आपने आना है, फ्रंट एंड पे आना है, हैंडल सबमिट, यहाँ पे। इधर हमने फेच डेटा को बस कॉल करना है। जहां पे ये तो हो रहा था अपडेट, इसको कॉपी करो, जिधर दूसरी एपीआई लगी है, पोस्ट वाली, पोस्ट वाली एपीआई पे जाओ। यहाँ पे इधर आके पहले हमने लगाया था, फिर हटा दिया। फेच डेटा को यहाँ पे लगा दो। अब देखो लाइव अपडेट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री करो, यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड की, सबमिट किया, तो वो देखो सब कुछ अपने आप लाइव अपडेट हो रहा है। यहाँ पे भी आप ध्यान देना, यहाँ पे कोई वैल्यू और ऐड करो, सबमिट किया। अब देखो ग्राफ ऊपर चला गया। और वैल्यू ऐड करो, कोई कम वैल्यू ऐड करो तो ग्राफ नीचे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे आ गया। ये होता है हमारे पास लाइव अपडेट। यूज इफेक्ट के साथ ये सारा काम होता है लाइव का, कि हमारे पास लाइव डेटा अपडेट हो। ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया करड के साथ। करड ऑपरेशन के साथ आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।